प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीए पार्ट प्रथम भौतिक भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में। इस ऑनलाइन क्लास में आज का जो हमारा विषय है वह है सागरीय निक्षेप, मैराइन डिपॉजिट्स। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। तो आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं आपको सागरीय निक्षेपों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। स्थल भाग की तरह ही सागर की तले में भी अनेक प्रकार के कणों का जमाव मिलता है और इनका जो अध्ययन किया जाता है वह अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत होता है। बहुत पहले से इन समुद्री निक्षेपों का अध्ययन विद्वानों के द्वारा किया जाता रहा है। सबसे पहले अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक यूनान के विद्वानों ने इसका अध्ययन किया। यूनानी विद्वानों में हेरोडोटस का ध्यान समुद्री निक्षेपों की ओर सबसे पहले गया, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने ईसा से भी कई शताब्दी पूर्व समुद्री निक्षेपों का अध्ययन किया। इसके बाद यदि हम बात करें आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग में फिप्स, मरे, रेनार्ड इत्यादि विद्वानों ने इन समुद्री निक्षेपों का अध्ययन किया और अध्ययन के साथ साथ इन्होंने मानचित्रांकन भी किया। यहाँ यह भी एक बात उल्लेखनीय है कि महाद्वीपीय तटीय भागों की तुलना में सागर तली में बिछाए गए अवसादों के संबंध में 1940 के दशक तक सीमित जानकारी उपलब्ध थी। उसके बाद सागर तली में जो बिछाए गए अवसाद हैं उनकी जानकारियाँ मिलना अधिक सुगम हो सका। अब प्रश्न उठता है कि सागरीय अवसादों का परिवहन कैसे होता है, सागर तक ये डिपॉजिट्स, ये अवसाद कैसे पहुंचते हैं। तो यदि हम अब तक किए गए अध्ययनों से जानकारी प्राप्त करें तो हमें इसके अनेक स्रोतों का पता लगता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है नदियाँ। इसके साथ साथ हिमानी, बहुत सारे जीव जंतु, वायु मतलब पवन, ज्वालामुखी क्रिया और सागर के भीतरी जो परिवहन हैं उनके द्वारा सागरीय तली में और सागर के किनारे पर निक्षेपों का जमाव मिलता है। तो आइए इनकी संक्षिप्त जानकारी हम लेते हैं। नदियाँ जब स्थल भाग से बहती हैं तो अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों का अपर्दन करती हैं और इस अपर्दित शैल चूर्ण को ये अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, अर्थात उसका परिवहन करती हैं और उस परिवहित जो अवसाद है उसको जगह जगह पर जमाती रहती हैं और शेष जो बचता है वो उसके साथ बह करके समुद्र में चला जाता है और समुद्र में उस अवसाद का जमाव हो जाता है। इस तरह से नदियाँ एक बड़ा स्रोत हैं सागरीय अवसादों का। एक होलीमैन नाम के विद्वान हुए जिन्होंने 1986 में एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में उन्होंने ये बताया कि विश्व की जो कुल नदियाँ हैं वो प्रतिवर्ष सागरों में 20 अरब टन अवसाद का जमाव करती हैं। तो देखिए कितना बड़ा अवसाद नदियों के द्वारा समुद्र में ले जाया जाता है। इसी तरीके से हिमानियाँ हैं। हिमानी भी अपने साथ स्थलीय जो पदार्थ हैं उनको अपर्दित करके निक्षेप उनका सागर में जाकर के कर देती हैं। ऊंचे अक्षांशों से ये हिमशिलाएँ या इनके साथ जो हिम के खंडित भाग हैं वो आगे चलते हैं और अपने साथ अपर्दन करती हुई जो चट्टानों का चूर्ण है, उनके जो टुकड़े हैं उनको लाती हैं और सागर में जमा करती रहती हैं।
ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, ये भी स्थलीय पदार्थ हैं जिनका भी परिवहन सागरों में होकर के आता है और ये जमा हो जाते हैं सागर की तली में। हमारी जो पवनें हैं जो समुद्र के ऊपर से चलती हैं, वो बारीक रेत के कण, सूक्ष्म कण, चीका इत्यादि को अपने साथ परिवहित करके लाती हैं और समुद्र की सतह पर जमा कर देती हैं और धीरे 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 वो समुद्र की तली में जमा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ज्वालामुखी की जो क्रिया है, चाहे वो स्थल भाग पर है या फिर वो जल भाग में है, समुद्र में है तो सीधे ही ज्वालामुखी से निष्कासित जो पदार्थ है वो समुद्र के किनारे उसकी तली पर जमा हो जाता है, मग्न तट इत्यादि पर जमा हो जाता है। अन्यथा स्थल भाग में भी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके द्वारा निष्कासित बहुत सारा पदार्थ, चाहे वो पवन के माध्यम से, चाहे हिमानी के माध्यम से, चाहे नदियों के माध्यम से, वो समुद्र में जाता रहता है। और इसी तरह से सागरों के भीतर जो परिवहन होता है धाराओं के रूप में, लहरों के द्वारा, वो भी अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और इस तरह से समुद्र में अवसादों का जमाव निरंतर होता रहता है। ये जो समुद्री अवसाद हैं, ये इनका टेक्सचर और इनका जो कंपोजिशन है, मतलब इनका गठन और जो संगठन है, उसमें पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। इनको लेकर के एक अध्ययन हुआ और कुल जो महासागरीय निक्षेप हैं, उन निक्षेपों में इनके अलग अलग प्रकार बताए गए। सबसे पहले वेंटवर्थ ने इसके लिए एक मापक तैयार किया था 1922 में, और उसके बाद क्रम्बीन ने इसको संशोधित किया। अवसाद के जो वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक कणों के आधार पर जो इनका नामावलियां हैं, उनमें बालू है, मृत्तिका, कंकड़, गोलाश्म इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज यदि हम महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण करना चाहें तो हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक इसका विभाजन दो भागों में कर सकते हैं, स्थलजात निक्षेप जिसको हम कहेंगे टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, और दूसरा गहन सागरीय निक्षेप जिनको हम कहेंगे पैलेजिक डिपॉजिट्स। जो स्थलजात निक्षेप हैं इनमें बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख इत्यादि हैं, और जो गहन सागरीय निक्षेप हैं उनके अंतर्गत अनेक प्रकार के निक्षेप शामिल हैं। इसको हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं, जैविक निक्षेप, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, अजैविक निक्षेप। जैविक निक्षेपों में यदि हम देखें तो उनमें फिर से हम दो भाग कर सकते हैं, चूना प्रधान हो सकते हैं जैविक निक्षेप, या फिर सिलिका प्रधान हो सकते हैं। और चूना प्रधान जो जैविक निक्षेप हैं वो भी अपनी विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटे जाते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लोबिजेरिना पंख और दूसरा टेरोपोड पंख। तो चूना प्रधान जो है वो पंख है जिनमें ग्लोबिजेरिना पंख और टेरोपोड पंख हैं। ठीक इसी प्रकार से सिलिका प्रधान पंख होते हैं। सिलिका प्रधान पंख को भी दो भागों में बांट दिया गया है। इसका वर्गीकरण दो अलग अलग नामों से किया गया, एक डाइटम पंख कहते हैं एक को, और दूसरे को कहते हैं रेडियोलोरियन पंख। इनकी डिटेल जानकारी अभी हम आपको देंगे। और इसी प्रकार से गहन सागरीय निक्षेपों का दूसरा वर्ग हमने आपको बताया था अजैविक निक्षेप, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में हम लाल मृत्तिका और उल्का धूल को शामिल सामान्यतः करते हैं। तो ये हमारे डिपॉजिट्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, जो हमारे मैरीन डिपॉजिट्स हैं उनका। और अब हम एक एक करके उनके ऊपर संक्षिप्त चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। पहले हम बात करते हैं स्थलीय या स्थलजात जो पदार्थ है उनकी। टेरिजीनियस मटेरियल जो होता है हमारा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। इनका जो व्यास है उसके आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। गोलाश्म है, गोलाश्मिका, कंकड़, कणिका, मोटी बालू, बहुत मोटी बालू, मध्यम बालू, सूक्ष्म बालू, अति सूक्ष्म बालू, सिल्ट, मृत्तिका आदि आदि। ये
क्रुम्बीन ने इसका वर्गीकरण किया था और इसमें इन्होंने इसका जो व्यास रखा वो मिलीमीटर या माइक्रोन के हिसाब से रखा। और माइक्रोन मिलीमीटर का जो माप है उसमें गोलास्म सबसे ऊपर 256 मिलीमीटर व्यास वाला है, गोलास्मिका उससे छोटी है 64 है, कंकड़ उससे छोटा 4 mm, कणिका 2 mm और बहुत मोटी जो बालू है वो 1 mm। 1 मिलीमीटर या उससे ऊपर वाले जो कण हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें बहुत मोटी बालू, कणिका, कंकड़, गोलास्मिका और गोलास्म। एक प्रश्न यो बन सकता है कि 1 mm से बड़े जो अवसाद हैं वो कौन से हैं? निम्न में से 3 कोई अलग दे दिए, 1 mm से बड़ा दे दिया, तो वो आपको छांटना हो सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है 1 mm से छोटे जो अवसाद हैं वो कौन से हैं? तो उनमें मोटी बालू है आधा mm की, मध्यम बालू 1/4 mm, सूक्ष्म बालू 1/8 mm व्यास जिसका है, अति सूक्ष्म बालू 1/16, सिल्ट 1/32 से 1/256 और मृत्तिका का 1/512 से 1/8192 mm तक का व्यास माना जाता है, अर्थात अति सूक्ष्म जो हम नग्न आँखों से देख भी सामान्यतः नहीं सकते। तो ये क्ले होती है, मृत्तिका होती है। तो ये इनका वर्गीकरण है, स्थलजात जो पदार्थ हैं उनका। इसी तरीके से दूसरे पदार्थ हो सकते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ हो सकते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी के भीतर लावा, राख, ठोस कण इत्यादि बाहर निकलते हैं, जो हमारे समुद्र में जमा हो जाते हैं, समुद्र की तली पर या फिर स्थल पर जमा है तो उनको बहा करके स्थल से समुद्र में नदियां, हिमनद इत्यादि ले जाते हैं। समुद्र की तली में जो पाए जाने वाले ज्वालामुखी पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक वह जो ज्वालामुखी पदार्थ जो धरातल पर निक्षेपित होते हैं, कालांतर में आपको बताया नदी, हिम, वायु आदि से जाते हैं। दूसरा वो पदार्थ जो समुद्र की तली में ही ज्वालामुखी के उद्गार होने से बनते हैं। अब बात आती है तीसरे जीवजनित जो निक्षेप हैं, बायोजेनेटिक जो सेडिमेंट्स हैं उनकी। तो बायोजेनिक सेडिमेंट्स में नैरेटिक सेडिमेंट्स हो सकते हैं। इस वर्ग में विभिन्न सागरीय जीव जंतुओं की हड्डियां, मछलियों के अवशेष, विभिन्न जीवों के अस्थि पंजर, सीप, स्पंज इत्यादि को शामिल किया जाता है। इनमें रासायनिक अपक्षय इनका होता रहता है और ये धीरे धीरे करके सूक्ष्म रेत, मिट्टी आदि में बदल जाते हैं, जिसमें चूने का अंश अधिक पाया जाता है। और इसी तरह से दूसरा है पैलेजिक निक्षेप। पैलेजिक निक्षेप हैं, इनमें समुद्रों में विशेष प्रकार की शैवाल पाई जाती है जो बिना सहारे के ही समुद्र में बढ़ती है। इनमें कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, डाइटम होते हैं, एम्फीपोड्स होते हैं और ये निक्षेप एक तरह से पंख के समान होता है जो सिंधु पंख कहलाते हैं। सिंधु का मतलब समुद्र है, पंख का मतलब कीचड़ है, तो सिंधु पंख ये कहे जाते हैं और गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। इनको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, जैसा हमने पहले बताया था। चूनायुक्त पंख है, चूनायुक्त पंख है, इसको फिर से 2 भागों में। टेरापोड पंख जो कि सामान्यतः 800 से 1000 फैदम की गहराई पर होता है। इनमें से 80% से अधिक चूने का अंश वाला पंख होता है। इसी तरह से दूसरा है ग्लोबिजेरेना पंख है। ये सामान्यतः 65% चूने के अंश वाला होता है, लगभग इतना पाया जाता है इसमें। और इनकी जो गहराई है वो होती है 1500 से 2000 फैदम तक, अर्थात टेरोपोड पंख ग्लोबिजेरेना पंख की तुलना में कम गहराई पे मिलते हैं। दूसरा वर्ग इनमें सिल्कायुक्त पंख का आता है, जो पैलेजिक निक्षेप है। इसमें सिल्कायुक्त पंख है, उसको भी 2 भागों में बांटा है। रेडियोलोरियन पंख जो कि 4000 से 10,000 मीटर तक की गहराई पे पाया जाता है। चूने का अंश इसमें 5 से 20% तक होता है। रंग इसका सामान्यतः स्लेटी होता है। और दूसरा डाइटम पंख है। इस डाइटम पंख में स्पंज जैसी सूक्ष्म वनस्पतियों के अवशेष सामान्यतः मिलते हैं। इनकी गहराई 1200 से 4000 मीटर तक पाई जाती है, अर्थात डाइटम पंख कम गहराई पर और रेडियोलोरियन पंख अधिक गहराई पर मिलते हैं।
इसी तरीके से अब हम बात करें अजैविक जो हमारे पदार्थ हैं, अवक्षेप हैं, इनऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्स हैं उनकी। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स में लाल चीका है। अजैव पेलजिक निक्षेपों में ये विशेष उल्लेखनीय है। इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। थॉमसन कहता है कि चूनायुक्त जीवावशेष से निर्मित होती है और ये घुलनशील नहीं होती है। मरे अलग बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति लोहे और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पर रासायनिक जो बदलाव आते हैं उसके कारण से होती है। तो इसमें विद्वान एक मत नहीं है। और दूसरा है उल्का धूल। अंतरिक्ष से बाहर उल्का से प्राप्त ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं ये धूल के रूप में स्थल और जल पर गिरते हैं। इसमें अधिकांश जो होते हैं वो धात्विक और सिलिकेट के रूप में होते हैं, धात्विक कणों के रूप में या सिलिकेट के रूप में, जिनका आकार 1 माइक्रोन से लेकर के आधा मिलीमीटर व्यास तक का होता है। और अगर सर्वाधिक मात्रा देखें हम सामुद्रिक दृष्टि से तो इसमें प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा मात्रा इन उल्का धूल की पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी मात्रा अलग अलग मिलती है। तो ये हमारे उल्का धूल भी एक निक्षेप के तौर पे समुद्र में मिलते हैं। तो ये थे हमारे सामुद्रिक निक्षेप। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमने महासागरीय निक्षेपों को 2 भागों में बांटा था, स्थलजात निक्षेप, गहन सागरीय निक्षेप। स्थलजात निक्षेप में बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख इत्यादि हैं, और गहन सागरीय में जैविक निक्षेप हैं, अजैविक निक्षेप हैं। जैविक निक्षेप को हमने पुनः 2 भागों में चूना प्रधान, छिलका प्रधान में बांटा। चूना प्रधान में फिर से इसके 2 वर्ग किए थे, ग्लोबिजेरेनो पंख और टेरोपोड पंख, और छिलका प्रधान में डाइटम पंख और रेडियोलोरियन पंख। और इसी तरह से अजैविक जो पदार्थ हैं उसमें लाल मृत्तिका हो सकती है या उल्का धूल हो सकती है। तो ये हमारे समुद्री निक्षेपों को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आज के इस व्याख्यान में इतना ही।